आप सभी को इस अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बधाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मंजिल देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैडम प्रधानमंत्री जी, सरकार के सदस्य और जनता, डेनिश लोग, 40 रॉकेट। हर दिन रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ, हमारे राज्य के खिलाफ कई अलग अलग लेकिन समान रूप से घातक मिसाइलों का उपयोग करती है। यह प्रतिदिन औसत स्तर है 40 मिसाइलें। रूस के हमारी भूमि पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के एक महीने से भी अधिक समय में 1370 से अधिक मिसाइलों का उपयोग किया गया है। आज सुबह रूसी मिसाइलों ने हमारे दक्षिणी शहरों में से एक निकोलेव पर हमला किया। जहाज़ों का शहर, बिल्कुल शांतिपूर्ण शहर जो केवल एक चीज का सपना देखता था, काला सागर पर जहाज निर्माण के केंद्र की महिमा हासिल करने के लिए। इस प्रहार के फलस्वरूप प्रादेशिक प्रशासन का भवन नष्ट हो जाता है। ज्ञात हुआ है कि 7 लोगों की मौत हो गई थी और 22 घायल हो गए थे। मलबा हटाने का काम जारी है। निकोलाएव शिचना का कोई उग्रवादी सपना नहीं था। उन्होंने रूस के लिए कोई खतरा नहीं दिखाया, लेकिन वे हर किसी की तरह, मेरा विश्वास करो, यूक्रेनियन रूसी सैनिकों के लिए एक लक्ष्य बन गए हैं। मिसाइलों, बमों, जेट आर्टिलरी, मोर्टार के लिए रूसी सैनिकों ने हमारी भूमि पर हमारे लोगों के खिलाफ पहले से ही विनाश के जितने साधनों का इस्तेमाल किया है, उसकी गिनती करना असंभव है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ शत्रुता की तीव्रता और क्रूरता उस स्तर तक पहुंच गई है जो दूसरे के दौरान थी। विश्व युद्ध, यूरोप के लिए सबसे विनाशकारी युद्ध, शत्रुता का 1 महीना, और अब हमारे पास एक शहर नहीं है, 2 नहीं, बल्कि उन शहरों की पूरी सूची है जो रूसी बमबारी से पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। दर्जनों शहरों, कस्बों और छोटे गांवों में आवासीय क्षेत्रों को आंशिक रूप से जला दिया गया था, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया था, और जिन उद्यमों में लोगों ने काम किया था, उन्हें उड़ा दिया गया था। जीवित सामान्य लोग, 773 वस्तुओं को केवल शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, किंडरगार्टन द्वारा नष्ट कर दिया गया। कल्पना करना, और दर्जनों अस्पताल, चर्च, यहाँ तक कि होलोकॉस्ट पीड़ितों के स्मारक भी निशाने पर हैं। इस युद्ध में रूसी सैनिकों का लक्ष्य यूक्रेनी लोगों के सामान्य जीवन के लिए किसी भी आधार को पूरी तरह से नष्ट करना है। आक्रमणकारी जानबूझकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यूक्रेन के पास कुछ भी न बचे, केवल खंडहर, केवल शरणार्थी। लड़ाई के कारण 10 मिलियन से अधिक यूक्रेनियन पहले ही अपने गृहनगर भाग चुके हैं। लगभग 4 मिलियन यूक्रेनियन हमारे देश छोड़ चुके हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। इन लोगों की कहानियां डरावनी हैं। उन क्षेत्रों में सड़कों पर अभी भी कई जली हुई और गोली मार दी गई कारें हैं जहां रूसी सेना प्रवेश कर चुकी है। ऐसी सैकड़ों और सैकड़ों कारें और उनके अवशेष। कब्जाधारियों ने नागरिकों को तब भी मार डाला जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप और यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में हमारे अप्रवासियों के साथ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें बस अपने माता पिता की लाशों के पास सड़क पर उठाया गया था। हमारे शहर मारियुपोल में 1 लाख लोग रहते हैं, जिसे रूसी सैनिकों ने 3 सप्ताह से अधिक समय से अवरुद्ध कर दिया है। जबकि बर्फ थी, लोगों ने इसे पिघलाया और इसलिए पानी मिला। इस समय हम मानवीय सामान को शहर तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वे बस अवरुद्ध हैं। पानी, भोजन, दवा, सब कुछ रूसी सेना द्वारा अवरुद्ध है। मारियुपोल की 90% से अधिक इमारतें गोलाबारी और बमों से पूरी तरह नष्ट हो गईं। लेकिन रूसी विमान बिना रुके हमला करते हैं। वे जानबूझकर आश्रयों को भी कमजोर करते हैं, जिन्हें वे निश्चित रूप से जानते हैं कि शांतिपूर्ण लोग वहां छिपे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग छिपे हुए हैं।
मारियोपोल के लिए रूसी सैनिक जो कर रहे हैं वह मानवता के खिलाफ एक अपराध है जिसे सचमुच पूरे ग्रह की आंखों के सामने जिया जा रहा है। ऐसा क्यों संभव है? रूस के युद्ध अपराधों के इस प्रवाह को दुनिया क्यों नहीं रोक सकती है जो इस साल 24 फरवरी से समाप्त नहीं हुआ है? इसका उत्तर बहुत ही सरल और निंदनीय है। रूस में निर्णय लेने वाले लोग आशा करते हैं कि वे सफल होंगे। प्रतिबंध, उन्हें लगता है कि वे इसके आसपास हो सकते हैं। रूसी तेल पर प्रतिबंध, वे देखते हैं कि यह केवल इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से आगे नहीं जाएगा। और चिंताएं, निरंतर चिंताएं। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, वे जानते हैं कि विशिष्ट अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए हम आपसे और दुनिया के पूरे लोकतांत्रिक समुदाय से अपील करते हैं, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए। निरंतर, हमें रूसी तेल छोड़ने की जरूरत है। हमें रूसी संघ के साथ व्यापार को अवरुद्ध करने की जरूरत है। हमें रूसी जहाजों के लिए बंदरगाहों को बंद करने की जरूरत है। और यह सभी सदस्य देशों की यूरोपीय संघ की एकजुटता नीति होनी चाहिए। सब लोग, यह आप हैं डेनमार्क में, उस देश में जहां यूरोपीय संघ के मूल सिद्धांत कोपेनहेगन मानदंड आते हैं, जो रूस को प्रभावित करने के लिए पैन यूरोपीय एकजुटता के लिए काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह आर्थिक दबाव रूस पर शांति तलाशने का है। यह उन सभी बुनियादी मूल्यों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मजबूर कार्रवाई है जिन पर यूरोप में जीवन बना है और जो अब यूक्रेन में रूस द्वारा पूरी तरह से रौंद दिए गए हैं। यूरोपीय महाद्वीप पर मानवाधिकारों या स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में क्या कहा जा सकता है यदि सामान्य रूप से लोगों और मानवता के खिलाफ ऐसा कोई अपराध नहीं होता है जो आक्रमणकारियों द्वारा नहीं किया जाता? वे हमारे लोगों को बलपूर्वक रूस निर्वासित करते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं, कम उम्र की लड़कियों का बलात्कार करते हैं और लूटपाट में शामिल होते हैं। वे पहले ही 2000 से अधिक बच्चों को रूस ले गए हैं और हम नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। हमारे पास इन बच्चों की पूरी सूची भी नहीं है। क्या उनके परिवार हैं? फिर वे अपने परिजनों को कैसे पाएंगे? एक सामान्य व्यक्ति के लिए हमारी भूमि पर लाई गई बुराई के स्तर की कल्पना करना असंभव होगा। और इसलिए मैं यूरोपीय संघ के स्तर पर आपसे आह्वान करता हूं कि स्वतंत्रता की रक्षा में, मानवता की रक्षा में एकजुटता के मुद्दे को उठाएं। यूरोप में रूस की कोई शाखा नहीं हो सकती है जो यूरोपीय संघ को भीतर से विभाजित करती है, जो रूस को अब भी जितना संभव हो उतना पैसा बनाने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि यूरोपीय संघ में कौन मानवता और सामान्य ज्ञान का विरोध करता है। यूक्रेन में शांति स्थापित करने में मदद करने के लिए कौन कुछ नहीं करता है। यह रुकना चाहिए और यूरोप को आधिकारिक बुडापेस्ट के किसी भी बहाने को सुनना बंद कर देना चाहिए। मैं डेनमार्क की सैद्धांतिकता के लिए उसका आभारी हूँ। आप सभी को धन्यवाद। मैं आपके लोगों का आभारी हूँ जो यूक्रेन की मदद करते हैं और यूक्रेनियन की मदद करते हैं। आपकी कंपनियां जिन्होंने रूसी बाजार छोड़ने का फैसला किया है, मर्स्क, यस्क, लीगो, वस्टास, दीसवे, अर्ला फूड्स, कार्ल्सबर्ग और कई अन्य कंपनियां जिन्होंने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप रुके नहीं। यूरोप में उन समाधानों को बढ़ावा देने में अग्रणी बने जिनकी हम सभी को वास्तव में आवश्यकता है। इस युद्ध से बहुत पहले यह स्पष्ट था कि मानवता को जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना चाहिए। कोयले और तेल के युग ने पर्यावरण को, समग्र रूप से हमारे ग्रह को बहुत गंभीर क्षति पहुंचाई है। हरित प्रौद्योगिकियां और हरित ऊर्जा इस चुनौती का तार्किक और न्यायसंगत उत्तर बन गई है। यूरोपीय नीति पहले से ही पर्यावरणीय रूप से खतरनाक संसाधनों की खपत को कम करने के उद्देश्य से है। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता और यूरोप में जीवन जिस पर आधारित है,
वह महाद्वीप पर हरित परिवर्तन में तेजी लाने का एक तर्क है। यूरोप को रूसी तेल छोड़ देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा संसाधनों से पागल आय है जो रूसी नेतृत्व को बोल्ड होने और आम तौर पर स्वीकृत नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति देता है। अन्य लोगों के प्रति घृणा को बढ़ावा देना, हमारे खिलाफ और पड़ोसी देशों के जीवन को तबाह करना। यदि आपको अपने देश में जिसे यांटे कानून कहा जाता है उसके बिल्कुल विपरीत खोजना पड़े तो यह रूसी तेल का कानून होगा। मुझे विश्वास है कि एक साथ केवल सभी यूरोपीय लोगों के साथ, ग्रह पर सभी जिम्मेदार राज्यों के साथ हम इस तबाही को दूर करने में सक्षम होंगे। हम शांति की ओर लौटने में सक्षम होंगे। हम एक यूरोपीय परिवार में एक साथ रह सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्द होगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस समय कितने सुसंगत सैद्धांतिक बने हुए हैं, ऐसे समय में जब युद्ध जारी है। हालांकि हमें अभी केवल युद्ध के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। हम जानते हैं कि शांति होगी। हम जानते हैं कि हम एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन में लौटने में सक्षम होंगे। इसलिए मैं आपको युद्ध के बाद, हमारी जीत के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण की हमारी पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। हम आपकी कंपनियों, आपके विशेषज्ञों, आपके राज्य को आमंत्रित करते हैं। आपकी क्षमता, आपकी रचनात्मक आर्थिक शक्ति को जानने के बाद मेरा सुझाव है कि आपका देश युद्ध के बाद हमारे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक पर संरक्षण प्राप्त करे। बेशक युद्ध के बाद निकोलेव जहाजों का शहर, यह एक शहर हो सकता है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमें और भी अधिक एकजुट करता है कि डेनमार्क पुनर्निर्माण में मदद कर सकता है। देवियों और सज्जनों, डेनिश लोग, यूक्रेन में अब भयानक समय आ गया है। हमारे चर्चों में उन लोगों की याद में हजारों मोमबत्तियां रखी जाती हैं जिनकी जान इस युद्ध में ली गई थी। मुझे पता है कि आपके लिए मोमबत्तियों की गर्म रोशनी घर के आराम, सामान्य अच्छे मानव जीवन का पर्याय है। जीवन जो आज यूक्रेन में कई लोगों के लिए एक असंभव सपना बन गया है। रूसी आक्रमण जारी है, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि हम शांति की ओर लौट सकते हैं। और मैं आपसे उन सभी यूक्रेनियनों की याद में आज रात घर पर एक मोमबत्ती जलाने के लिए कहता हूं जिनकी जान रूसी आक्रमण से ली गई थी। हमारी स्वतंत्रता, विश्व स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी को शाश्वत स्मृति। यूक्रेन की महिमा।